हेलो हेलो। जय श्री राम सबों को। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। आप सबों का स्वागत है हमारे वापस से नए कमबैक सेशन के अंदर। आज का तारीख है 19 मार्च 2026। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी हालचाल बाद में करेंगे। आज हम लोग खेलेंगे अजमेर एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12987। तो पहले उसे हमें खोजना पड़ेगा। देखो 12987 फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय रेडियो पर से प्रयागराज, WAP4 विथ ब्लू मतलब पुराना वाला कोच जिसको ICF कहते हैं, उसके साथ है। तो कुछ दिनों से कुछ छोटे मोटे महत्वपूर्ण काम थे जिसे निपटाने में गया हुआ था। इस कारण से शेड्यूल रिकॉर्डिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, तो उसकी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। आगे से ऐसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। और सबसे पहले आप सबों को आज हमारे इस YouTube चैनल के परिवार की ओर से आप सबों को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज कलश स्थापन है मार्च में, जो होली के समय आता है, जिसके अंदर रामनवमी मनाई जाती है, जो कलश स्थापन होता है। और उसके अंदर हनुमान जी का ध्वजा भी बदला जाता है। पहले देखते हैं कौन सा लोगो मिला है। वही लोगो मिला है जो हमें पहले दिखाया गया था। तो इस बार पहले भी अपन फ्रंट कैमरा करेंगे, फॉरवर्ड, ब्रेक डाउन, फॉरवर्ड, 100% थ्रॉटल, ऑर्बिट कैमरा, इंजन ऑन करेंगे। ओहो, अभी फ्रंट पेंट उठ चुका है, देख सकते हो। दीनदयाल उपाध्याय से हम लोग का डिपार्चर लिया जा रहा है। यहाँ पे अभी देख सकते हो दीनदयाल उपाध्याय है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा कॉन्फ़िगर मिस आउट हो चुका है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन थोड़ा बहुत लैग होकर चल रहा है, खैर कोई नहीं, इतना जलता है। तो सबसे पहले अभी अपन आ चुके हैं दीनदयाल उपाध्याय से, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और हमें नेक्स्ट स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है, जो सीधा 45 किलोमीटर दूर आएगा। तो हम अपनी ट्रेन को फुल स्पीड में दौड़ाते हुए ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप सबको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पेंटो को उठा लिए हैं लोको पायलट भैया के साथ। कैब लाइट ऑन करते हैं और ग्रीन सिग्नल के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबों को सर्वप्रथम एक बार फिर से हमारे ओम 180 गेमिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्राओं की। उसके बाद अभी रामनवमी आएगा, जिस दिन हनुमान जी का ध्वजा बदला जाता है, ध्वजारोहण या ऐसा कुछ कहते हैं। तो इसके बारे में चलिए आज थोड़ा बात कर लेते हैं। वीडियो की आने की जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो एक नवरात्रा के दिन से शुरू हो रही है। तो चलिए आज पूरी की पूरी इसी चीज़ को डेडिकेट करते हैं अपनी वीडियो में। तो अभी हम अपने टॉप स्पीड पे पहुंच चुके हैं और डिस्टेंस जो बच गया वो 43.20 किलोमीटर के समथिंग है। और सामने से हमें एक ट्रेन आ रही है जो कि WAP7 उड़िया भाई के साथ हमारी ट्रेन ने क्रॉस किया। और अभी हम ललिया भाई के साथ अपनी ट्रेन को लेके निकल रहे हैं। उड़िया भाई बोले तो उजला भाई, उजला को उड़िया उजरका भाई हमारा WAP7, उजरका भाई हमारा छोटका उजरका भाई WAP5, बड़का उजरका भाई WAP7, लल्लू भाई हमारा WAP4, हरिया भाई WAG9 और नीलिया भाई नीला घोड़ा WAG12B और WAG9 का जो WAG12 जैसा लोकोमोटिव है उसके तथ्य पर। वैसे हमारा सनातन धर्म तो बहुत ही अच्छा मतलब है, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे बताने की हमें नहीं लगता कि कोई आवश्यकता भी होगी। तो मैं क्या ही बोलूँ अपने सनातन संदर्भ की खूबसूरतियों के बारे में। आज से तो आपके यहाँ पूजा पाठ होगा ही, पूजा भी हो रहा होगा। टाइमिंग थोड़ी बदल गई है, 10 मिनट लेट हो चुका है, 6:40 कर दिए हैं टाइम को। अब मैं कोशिश करूँगा इसे टाइम पे
लाने का। और यहाँ से जो ट्रैक चेंज होता है ना भाई, वो देखने में काफ़ी खतरनाक लगता है। और सबसे पहले आज प्रथम दिन है, तो शैलपुत्री माता जो प्रथम दिन होती है, तो देवी में 9 दिन होते हैं, तो 9 देवी होती हैं, तो उनका नाम कुछ इस प्रकार है। प्रथम दिवस में हम माँ शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। द्वितीय दिवस को माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन में चंद्रघंटा माता, चौथे दिन में पुष्पांडा माता माँ पुष्पांडा, प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी पुष्पांडा, पंचम दिन में स्कंद माता, शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी पुष्पांडा, पाँचवीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि माता, आठवीं महागौरी माता और नववीं सिद्धिदात्री माता। तो प्रथम शैलपुत्री माता, देखो प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे बोलेंगे तो वो आपका नंबर हो जाएगा, और उनके पीछे जिनका नाम लेंगे वो उन दिन उन देवी की उपासना या पूजा की जाती है। तो प्रथम शैलपुत्री, फर्स्ट डे शैलपुत्री माता, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, सेकंड डे ब्रह्मचारिणी माता, तीसरी चंद्रघंटा, थर्ड डे चंद्रघंटा माता, चौथी पुष्पांड माता, फोर्थ डे पुष्पांड माता माँ, छठी चौथी पुष्पांडा, पाँचवीं स्कंद माता माँ, फिफ्थ डे स्कंद माता माँ, छठी दिन 6 डेज कात्यायनी माता, सातवीं कालरात्रि 7 डेज कालरात्रि को, आठवीं महागौरी 8 डेज महागौरी माता, और नवम सिद्धिदात्री जो लास्ट डे होता है, 9 डे होता है, जिस दिन हवन होता है उस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसी दिन में एक अष्टमी आता है, सप्तमी आता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 दिवस भी बहुत खुद में ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अद्भुत दिवस हैं। इसके बाद हम और आगे की बात करें तो इस दिन हम लोग कन्याओं को भोग लगा, मतलब उन्हें बुलाते हैं और देवी पूजन उनका होता है। और 10वीं दिन जब कलश विसर्जन हो जाता है तो ब्राह्मण पूजा भी होता है। तो ये एक, आप सभी लोग जानते होंगे कितना महत्वपूर्ण ये 10 दिन होते हैं। हमारे घर में जो भी बड़े लोग होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और इस कामों में रहते हैं। इसके बाद वो दिन आता है जिस दिन रामनवमी होता है, तो उस दिन सबसे पहले दिन या एक दिन पहले बसबिट्टी, जिसको गांव में बसबिट्टी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा जगह जहां बांस का गाछ हो। और गांव में ना एक चीज़ होता है, बसबिट्टी एक जगह होगा सभी लोगों का, फिर गाछी सब एक साइड होगा। मतलब अब कहीं कहीं पे चेंज हो गया, लेकिन मैं जहाँ रहता था या रहता हूँ वहाँ पे तो सभी लोगों का अलग है, बसबिट्टी अलग, खेत अलग, गाछी अलग। खेत मतलब यहाँ किसान लोग खेती करते हैं, गाछी मतलब आम का पेड़ जहाँ हो, लीची का पेड़ जहाँ हो तो उसे हम लोग गाछी कहते हैं। केले का पेड़ हो, मतलब बेल, जो भी आप फल फूल खाते हैं सीजन में उसके पेड़ होते हैं। तो बस बिट्टी जाएंगे, एक अच्छा सा सुंदर सा मतलब सीधा लंबा बांस काटा जाएगा, हम लोग बांस काट करके आते हैं। जो एक सीधा सा बांस हो, लंबा हो, ज़्यादा झुका हुआ ना हो, तो वैसे बांस को बस मिट्टी से काटा जाता है, फिर उसे लाया जाता है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं हम लोग गाँव में, कुर्सी तो वो हो गया चारपाई वाला, कुर्सी जैसा, लेकिन कुर्सी नहीं होता है, स्टूल या टेबल उसको कहते हैं हम लोग, ज़्यादातर स्टूल कहते हैं, STOOL। अब वो लूज मोशन वाला स्टूल नहीं, उसमें मतलब ऐसा होता है 4 लेग होगा और छोटा सा, जैसा आपका चेयर में बैक सपोर्ट आपको मिलता है, तो उसमें बैक सपोर्ट नहीं होता, तो उसको मतलब स्टूल टाइप कहा जाता है। आप सर्च कर लोगे स्टूल तो पता चल जाएगा, स्टूल और ब्रैकेट में डालना चेयर टाइप, तो आपको समझ आएगा, देख लेना एक बार जाके वो क्या है। उसको दोनों बांस का जो एंड होता है टॉप और रूट वाला, तो वहाँ पे एक साथ रखा जाता है और
पानी को भर के किसी एक अच्छे से बर्तन में उसके बाद लाया जाता है और उससे पूरा धोया जाएगा। धोने के बाद वो सूखेगा। फिर एक आता है नारियल का रस्सी, आप लोग देखे होंगे, आई डोंट नो। उस नारियल के रस्सी को भी पूरा पानी से धोया जाता है। हाँ, और उससे पहले पताखा, जो कि टॉप पे हनुमान जी बने होते हैं और वहाँ पे जय श्री राम या कुछ और भी लिखा हो सकता है, आपके रीजन में जैसा हो, मुझे नहीं पता। तो वो एक पताखा आता है। फिर पताखा को भी सिला जाता है, पंडित जी सिलते हैं जब आते हैं। तो उसके बाद वो जो नारियल वाला रस्सी होता है उसको अच्छे से धोने के बाद जब वो सूख जाता है तो आम का पल्लो जो होता है, मतलब आम के गाछ में जो पत्ता होता है उसको पल्लो कहते हैं। और पल्लो में भी वैसा पल्लो चाहिए जो खाया हुआ ना हो, उस पर जैसे कोई बर्ड लेटेड कर देते तो वो सब तो साफ़ हो जाता है। खाया ना हो, बीच से टूटा ना हो, फ्रेश हो, पुराना नहीं हो, मुरझाया ना हो। मतलब जब गाछ है ही आपके पास तो फिर अच्छा पत्ता आपको मिलने का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहता है। तो गाछी से फिर उस चीज़ को पूरा कलेक्ट किया जाता है, मतलब वो जो बगीचा होता है आम का, वहाँ से कलेक्ट होके आने के बाद, वहाँ से जब कलेक्ट हो जाता है और उसके बाद जब आता है घर पे तो उसे पहले अच्छे से एक एक करके तोड़ा जाता है पत्ते को और पानी में धोया जाता है। और फिर वो जो नारियल का रस्सी होता है ना, उसको थोड़ा सा घुमाओगे तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगा। आप वहाँ पे एक पेन डाल सकते हो, उंगली भी डाल के देख सकते हो, तो बहुत ज़्यादा स्पेस बनता है। तो उसको हल्का सा टर्न करके, ट्विस्ट करके खोलते हैं और खोलने के बाद उसमें आम का पल्लो का जो टिप होता है, जिसको नोड कहते हैं, जिससे मतलब लीफ और जो स्टेम को अटैच करता है वो नोड होता है। आप लोग जानते होंगे अगर 9 में होंगे तो। 8-9 में शायद नोड पढ़ाया जाता है या 11th में तो मैं पढ़ा हूँ। तो वो नोड होता है, तो उस नोड को वहाँ पे एकदम अटैच किया जाता है और उस अटैच करके इसे पूरा जो बांस है उसमें गोल 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 लपटा जाता है। उसका तो पिठार आप लोग समझते हो। पिठार जो होता है, मतलब पिठार जो होगा वो जनरली क्या होता है, वो जनरली आपको होगा कि एक कोई चावल आता है किसी खास टाइप का, उस चावल को रात भर पानी में फूलने देते हैं और सिल्ला लोढ़ी होता है, मतलब ऐसा समझ लो एक हार्ड रॉक का बना हुआ स्लेट टाइप। मतलब आप ना 4 ईंटा को एक साथ रखो और उसको एक हार्ड रॉक मानो और एक मार्बल टाइल्स टाइप का, और वैसा टाइल्स आप 10 लगा दो तो आपको सिल्ला लोढ़ी सर्च करोगे गांव के स्टाइल में, इन विलेज सिल्ला लोढ़ी वाट मतलब क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो फिर उस पे उसे पीसा जाता है, मतलब पूरा सफाई के साथ, और फिर उसमें या अलग से सिंदूर मिला के एक कोंगली में वो उसको क्या बोलते हैं वाइट वाले को जो होता है, अरे वाइट वाला चावल जिसे हम लोग पानी में फुलाते हैं और फिर सिल्ला पे पीसते हैं, उसको कुछ तो कहते हैं, वो मेरे मुंह पे नाम आ रहा है पर मैं नाम भूल रहा हूँ यार, एकदम बहुत अच्छा नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। लेट मी रिमेम्बर, याद करने दो मुझे, उसका नाम क्या हो सकता है पता नहीं, उसको कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। पिठार, हाँ, वो जो पिठार होता है फिर वो पिठार बनेगा। उसके पिठार बनने के पश्चात अब क्या होगा मैं बताता हूँ। पिठार बना, पिठार बनने के बाद उसमें सिंदूर अलग से या चंदन कुछ लगाया जाएगा। तो एक बार वो पूरा पिठार लगेगा, वो मान चलो एक लोब जहाँ बना या एक वेव जहाँ बना, जब आप अपने एक पेन ले लो और उस पर कोई छोटा सा धागा लपेट के देखो कैसा, मतलब आपको समझ आएगा कि 2 गोल वाले सर्कल के बीच में छोटा सा स्पेस बनता है, तो वहाँ पे जो है सो लगाया जाएगा उस पिठार को और चंदन को। उस चंदन को लगाने के तत्पश्चात उसे छोड़ दिया जाता है। फिर जो पुराना आपके ध्वजा होते हैं उनके पास जाओगे तो फिर वहाँ पे ध्वजा पूजा में शायद पहले सिक्का डलता है, तो वो आपको सिक्का भी मिल जाए तो निकालना पड़ता है और उसे अलग संभाल के रखना होता है, पंडित जी को देना होता है उसे, या पता नहीं क्या होता है। तो वो सिक्का के बाद आपको पूरे अच्छे से खोदना मतलब खड्डा खूंद के, ऐसा नहीं कि मतलब बार बार
मतलब ये कि उसे बार बार वो नहीं किया जाता है कि आपका उसमें लगे नहीं ध्वजा जो पुराना वाला होता है। फिर उस ध्वजा को निकाला जाता है, पंडित जी आएंगे, पूरा पूजा पाठ होगा, फिर वो ध्वजा उसमें जाता है जहाँ पे पुराना वाला ध्वजा रहता है। फिर उसका पूजन होता है, हनुमान जी का आरती होता है, और इस सब के बाद वह प्रक्रिया समाप्त होती है और इसी को हम लोग ध्वजा आरोपण कहते हैं। इस सब दिन में बहुत मज़ा भी आता है, काम भी बहुत होता है। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलो मैं आपको थोड़े से शेयर कराऊँ। साउंड तो मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि सेम डिवाइस से रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो इसीलिए साउंड पूरा गायब है। मेरे ही बातों का आनंद लीजिए। और ये ट्रेन है मतलब WDG4G, धुक 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 धुआं वाला इंजन, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि उसमें बहुत इरिटेट हो जाते हैं नॉइज़ से। वैसे तो फ़र्क हमें इसमें भी नहीं पड़ रहा, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। इसके बाद शायद 9वें दिन होता है, तो फिर आपका हवन हो जाएगा, पंडित जी हवन करा देंगे और अगले दिन आपका कलश विसर्जन होता है। वैसे आज के दिन तो ये बात बोलना नहीं चाहिए था पर फिर भी मैं बता दिया। तो मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। आप अपने यहाँ पे मतलब अपना स्टेट और आप यहाँ ये चीज़ कैसे होता है या इसको किसी और नाम से यदि बुलाते होंगे तो वो निश्चित रूप से आप बताइएगा ज़रूर। हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बता सकते हैं। अभी हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन पे, जो कि अभी 16-17 किलोमीटर दूर है, पर हमारी गाड़ी टॉप स्पीड चलती जा रही है। और इसमें अभी भी अपडेट चेंजेस नहीं हुए हैं, जो कि पेंटो डाउन हो जाता है। भाई अगर कोई इलेक्ट्रिक इंजन का पेंटो डाउन हो जाएगा तो वो चलेगा कैसे, पहले तो ये समझा दो यदि समझा सकते हो तो। और चल रहा है तो ये संभव कैसे है। चलिए पेंटो को वापस से रेज करते हैं। फ्रंट पेंटो रेज, वायर में टच हो गया। हाँ पेंटो टच होता है तो थोड़ा सा लैग होने लगता है गेम, ऐसा क्यों। फिर से देखो लैग ख़त्म हुआ, पेंटो छोड़ दिया। इस बार रेयर पेंटो उठा, पेंटो नंबर 2। इस बार तो लैग नहीं हो रहा है भाई। 18 FPS ऐसा कैसे चल सकता है। 17-18 FPS चल रहा है फ्रेम पर सेकंड। ये तो सही बात नहीं है यार, इसे कम से कम अच्छे फ्रेम पे चलना चाहिए। हमें ऐसा क्यों लग रहा है यार, हमारा एकदम स्लो स्लो चल रहा है। थोड़ा सा आवाज़ देते हैं। अब हम लोग उस जगह पे जहाँ पे ये फ्लाईओवर के ऊपर से भी ट्रेनें जाती है, मतलब अब हम इंटर कर चुके हैं प्रयागराज जंक्शन के जोन या डिवीज़न के अंदर। और ये एक थर्ड रेल लाइन हम लोग के ऊपर से जा रही है, जो कि पता नहीं कहाँ से कहाँ को जाती है। और उसके आगे सामने एक आपको फ्लाईओवर देखने को मिलता है। इसमें देवी पूजा की यदि मैं बात करूँ तो उसमें पहले देवी को आमंत्रित किया जाता है, फिर पंडित जी आते हैं। कुमारी पूजन और देवी पूजन थोड़ा अलग तरीके से मनाया जाता है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक पूजा होता है जिसमें पूरा पूजा पाठ होता है, संकल्प किया जाता है, उसके बाद भोजन जो है सो वो आरंभ होते हैं, देवी लोग खाते हैं। फिर प्रसाद जो होता है वो पूरे गांव में बांटे जाते हैं या जिनका जैसा इच्छा होता है। और अभी हम लोग 11 किलोमीटर शेष रह गए हैं हमें अपने डेस्टिनेशन के लिए। उसके बाद देवी आएंगी, उनका वस्त्र मतलब दिए जाते हैं, तिरंगा कपड़ा जिसे कहते हैं, पूरा रेड कलर का आता है,
एक रंगा वस्त्र में उन्हें खोइंछा दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं, इन द सेंस के उनके अंदर चावल, जिसको अक्षत भी कहते हैं, और पैसा, मुद्रा, रुपया, पैसा, रुपया, हल्दी, और गणेश जी पे दुब्बी चढ़ता है तो दुब्बी, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो सारी दिए जाते हैं, और उसके बाद वो देवी को दिए जाते हैं, और फिर देवी उसे स्वीकार करती हैं और अपने पास रखती हैं। और इनके इस चीज़ के बाद उनका पूजन समाप्त होता है, तो फिर उनका आचमन, हाथ भी धुलाना और सारा कुछ होने के पश्चात फिर उन्हें उनके जहाँ से उन्हें लाया जाता है वहाँ उन्हें पहुँचाया जाता है, और उनके परिवार, मतलब जहाँ से देवी आई थी वहाँ पे भी प्रसाद भेजा जाता है। तो एक प्रसाद वो होता है जिसमें देवी को कहा जाता है कि उनके जो पत्तल होती हैं, थाली कहते हैं, आप लोग समझो नहीं समझो, तो वो थाली पे कुछ छोड़ दें तो फिर उन्हीं को प्रसाद मान करके सो घर पे पहुंचा जाता है, और एक अलग से और भी प्रसाद जाता है। और यह सच में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, देखने में बहुत मज़ा आता है, और जब भी ऐसा मौका मिले यार कभी छोड़ना मत, कभी एक बार जाके देखना कितना मज़ा आएगा। बचपन में भैरव बाबा बनने का अलग ही ओरा होता था। और अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़े ही देर में प्रयागराज जंक्शन, और WDG4G के साथ डबल डेकर एक्सप्रेस, और उसके पीछे जनरेटर कार का थोड़ा ग्लिच देखने को मिला था, वो टाइमली अपडेट नहीं हो पा रहा था, तो वो वाला। और अभी हम लोग निकल रहे हैं गोधरा के कोई स्टेशन है, वहाँ से अपने फुल स्पीड पे। अभी भी 2-3 स्टेशन हमें क्रॉस करने बाकी हैं। निश्चित रूप से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज की वीडियो को थोड़ा आध्यात्मिक ही रखा जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखो तो सही वो समय भी हमें वो मिला कि आज के दिन कलश स्थापन है, और आज के दिन से वीडियो वापस से आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि 2 वीडियो पहले भी आ गया हो, या फिर 19 तारीख से मैं शुरू कर दूं, लेकिन 19 तारीख तक काफ़ी सारे वीडियो रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, शेड्यूल हो सकते हैं, इन द सेंस कहने का ये है। तो बहुत ही यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो सोचा आज की वीडियो को थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखते हुए थोड़ा बातचीत किया जाए इसके ऊपर। अब थोड़ा ही समय हमारे पास बचा, तो चलिए आपको ये बताते हैं कि जो कलश स्थापन होता है उसकी विधि क्या होती है। तो सर्वप्रथम पंडित जी एक सूची देते हैं जिसके अंदर यह लिखा होता है कि क्या क्या सामग्री चाहिए होगा। फिर उस सामग्री को मार्केट से लाया जाता है। वो सामग्री जब मार्केट से आ जाएगा, ठीक है, उस सामग्री को मार्केट से लाने के पश्चात आ गया प्रयागराज चौकी जंक्शन। अभी प्रयागराज नहीं आए हैं, प्रयागराज से थोड़ा सा पीछे हैं, और हमें ब्रेक लगाने के लिए बोला जा रहा है, तो भी अपन धीरे धीरे स्पीड को डाउन करेंगे और ब्रेक को धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। मेन लाइन पे लिया गया है, आपको मैं कैसे दिखाऊं। ये देखो, यहाँ पे प्रयागराज चौक के जंक्शन लिखा है ना, तो मैंने ट्राई किया कि आपको थोड़ा सा दिखा दें। प्रयागराज चौक के जंक्शन पे हमारी ट्रेन को थोड़ी देर रोका गया है, फिर हमें सिग्नल मिला, तो अभी अपन अपनी ट्रेन को लेके चलते हैं। ऐसे में तो अपना लेवल क्रैश भी हो सकता था। तो मैं ये कह रहा था, पंडित जी सूची बना के देते हैं, फिर सूची से सामान हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, और मार्केट से सामान आने के बाद अभी हम लोग का दूसरा रूट हो रहा है प्रयागराज चौक के जंक्शन से। शायद 2-3 रूट निकलती हैं, तो अभी अपन दूसरे रूट पे जा रहे हैं प्रयागराज की ओर। सामान आएगा, फिर उस सामान को धो के अच्छे से रखा जाएगा। फिर सारे सामान, पान,
सुपारी, चन्नामृत, गोबर, फिर गौ माता का जो उसको क्या कहते हैं, गोबर होता है, गोईठा होता है, तो जो भी सामान वहाँ पे चाहिए उसे उस हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा। पंडित जी आएंगे और फिर वो जो भी आपके घर में मुख्य आदमी होते हैं वो बैठेंगे, संकल्प करेंगे और उसके बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे लहसुन प्याज भी वर्जित होता है, बहुत टाइप के वेजिटेबल्स भी वर्जित होते हैं, और साबुन और शैम्पू लगाना तो भूल जाओ, वो तो है ही ना कहीं। तो काफ़ी वो समय अच्छा आता रहता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना साबुन लगाना पसंद है, ना नहाना, कुछ नहीं। मतलब नहाना पसंद है, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना सर में, बाल में, तो मुझे इसलिए वो चीज़ बहुत पसंद है और बहुत बेनिफिट मिलता है। आप आलसी ये सब पड़े रहते हो, कुछ काम नहीं रहता उस दिन। और जिस दिन बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ना होता है या अध्याय होते हैं उस दिन तो आपको और मज़े आते हैं, क्योंकि पूरा आप अगर गेम वेम खेलना चाहते हो बचपन में तो आप वो भी कांड कर सकते हो। तो मैं क्या सोचता था जब बचपन में मैं था, तो जब भी कोई बहुत बड़ा दिन होता था, जिस दिन 2 घंटे 3 घंटे कोई नहीं उठ रहा, सबका फ़ोन, मैं बचपन में पता होता है पासवर्ड सबका, गेम डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, जहाँ सब गए बैठे इधर धड़ाम धड़ाम गेम शुरू, मतलब जो भी अपना गेम इंस्टॉल्ड है वो अपना अपन खेलते हैं। और अभी अपन प्रयागराज चौकी जंक्शन थोड़ी ही देर में पहुँच रहे हैं, तो आप सबों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। वीडियो तो एंड नहीं कर रहा है, लेकिन सोचा इंट्रो दे दो कि वीडियो अब एंड होने वाली है। मैंने आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना विचार छोड़ें, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत शानदार से टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। हैशटैग गौ माता इन द कमेंट सेक्शन। जय माता दी, जय श्री राम।